हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में आज हम दो और प्रिंसिपल्स कवर अप करेंगे। एक करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर और दूसरा एस्पिरिटी कॉर्प्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर से। ऑर्डर मीन्स ऑर्डरलीनेस। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, and that thing or person should be found in its or his allotted place. According to Fjoll, people and material must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency. यानी कि पहले तो हमने लिखा है ऑर्डर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ऑर्डर वर्ड को जिस कंटेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी चीज़ जो हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम डिफरेंट टूल्स करते हैं, इक्विपमेंट्स करते हैं, एंड एवरीवन का मतलब है यहाँ पे कोई भी पर्सन, एम्प्लॉय या मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनको हमने एक पर्टिकुलर प्लेस अलॉट कर दिया है या असाइन कर दिया है। एंड ये जो मटेरियल्स हैं या जो हमारी ये चीज़ें हैं और ये जो पर्सन्स हैं, ये अपनी अलॉटेड प्लेस में अवेलेबल होते हैं इन ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। जब काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इनको जो भी जगह असाइन करिए, ये उसी जगह पे अवेलेबल होते हैं। तो फ्योल इस प्रिंसिपल से कहना चाहता है, अकॉर्डिंग टू फ्योल, पीपल एंड मटेरियल, यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं या जो भी हमें टूल्स इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, वो सूटेबल प्लेसेस पे होने चाहिए। यानी कि जो जगह उनको हमने असाइन करी है, दे शुड बी अवेलेबल देयर ओनली ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। इससे क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। दैट इज़ कि कोई टाइम वेस्ट नहीं होएगा और ना कोई हमारी वेस्टेज होगी एनर्जी की। क्योंकि जब हमें पता है कि अगर किसी सुपरवाइज़र से एम्प्लॉय को कोई सजेशन लेना है या कोई गाइडेंस लेनी है, तो ही नोज दैट कि वो सुपरवाइज़र किस कैबिन में बैठ के काम कर रहा है, एंड देयर ही कैन अप्रोच एंड contact that particular supervisor. Similarly, अगर किसी एम्प्लॉय को कोई टूल यूज़ करना है, तो अगर हमने एक टूल रूम बनाया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में और उस टूल रूम में डिफरेंट टूल बॉक्सेस हैं जिसमें वेरियस टूल्स आर अवेलेबल, तो एम्प्लॉय को ये भी पता है कि भाई वो जो भी टूल यूज़ करना चाह रहा है, दैट टूल इज़ अवेलेबल इन द टूल रूम इन अ पर्टिकुलर बॉक्स। तो इससे क्या होगा, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा और एक्टिविटीज़ भी स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन में कैरी आउट हो पाएंगी। तो इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है? पॉजिटिव इफेक्ट है कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो करते हैं, यानी कि हर चीज़ और हर पर्सन अपनी अपनी अलॉटेड प्लेस में अवेलेबल है, तो उससे हमारा देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस और फैक्ट्री। हमारा काम रुकेगा नहीं और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम को स्मूथली कैरी आउट कर पाएंगे। सेकेंड है इसमें इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। हमारी जो प्रोडक्शन है हम उसको भी इंक्रीज़ कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम जो है, हमारी वर्किंग आवर्स जो हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं इन दी प्रोडक्शन ओनली। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे और रिसोर्सेज का भी हम प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। देयर इज़ लीस्ट वेस्टेज और उससे एफिशिएंसी आ रही है। और अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल? लेट अस नो दैट ऑल्सो। अगर ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, यानी कि हर चीज़ या हर आदमी अपनी जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो फर्स्ट पॉइंट, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। तो एम्प्लॉय जो है वो सुपरवाइज़र को ही ढूंढता रहेगा, भाई वो कहाँ अवेलेबल होगा, क्योंकि उसको सजेशन लेनी है। सिमिलरली वो टूल्स ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो इसीलिए इट्स बेटर टू हैव ऑर्डर प्रिंसिपल। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है हमारी वायलेशन की? नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट राइट टाइम, यानी कि जब हमें सुपरवाइज़र की ज़रूरत है, एट दैट टाइम एम्प्लॉय इज़ अनएबल टू कॉन्टैक्ट द सुपरवाइज़र, क्योंकि उसकी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है और वी डोंट नो कि वो उस टाइम पे कौन सी जगह पे अवेलेबल है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स को हम अगर इसका मीनिंग समझें तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में ही बल है। तो मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट team spirit, unity and harmony among employees to realize organizational objectives। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को क्या इनकरेज करना चाहिए और क्या प्रमोट करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? टीम स्पिरिट, कि जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो एज अ टीम काम करें। यूनिटी, एकता, दैट इज़ कॉल्ड इन वन वे। एंड हार्मनी,
पीसफुली, यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो जब ये तीनों चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हम इजीली अटेन कर सकते हैं। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। और इससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे, तो दैट विल लीड टू कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि जब भी मैनेजर अपनी कन्वर्सेशन करेगा वर्कर्स के साथ तो उस कन्वर्सेशन में वो आई मैं नहीं बोलेगा, वो कहेगा हमने ये टारगेट अटेन करना है। तो दैट शुड बी, आई शुड बी रिप्लेस विद वी हैव टू अटेन दिस टारगेट टुगेदर। तो उससे क्या होगा कि वर्कर्स में भी एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी, दे विल फील देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक फैमिली का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा वर्कर्स के माइंड में। इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज़। और वर्कर्स अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जब एक वर्कर डिससेटिस्फाई होता है ऑर्गेनाइजेशन से तभी वो अपने काम से भागता है। तो इन दिस केस ही विल हैव बिलोंगिंगनेस फीलिंग, और हमारी जो पेनल्टीज़ पनिशमेंट की जो नौबत होती है दैट विल बी मिनिमाइज्ड। हमें कोई पनिशमेंट या कोई पेनल्टी इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको एक टारगेट है उसका मैन्युफैक्चर करने का 100 यूनिट्स। तो उस प्रोडक्शन मैनेजर ने ये 100 यूनिट बनाने के लिए 10 लोगों को बोला कि भी तुमने ये 100 यूनिट बनाने हैं। तो ये जो 10 मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इन्होंने ये काम आपस में 10 यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि हम 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली दे विल बी वर्किंग इन अ टीम। तो जो हर मेंबर है जब वो काम करेगा तो खाली वो अपने 10 यूनिट बनाने में फोकस नहीं रखेगा। अगर इन केस 10 में से 2 मेंबर्स हमारे बीमार हो जाते हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो टारगेट अटेन नहीं कर पा रहे, तो बाकी के जो 8 मेंबर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो उन 2 मेंबर्स का काम पूरा करके ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अटेन करने में हेल्प करेंगे। तो दिस इज़ नोन एज यूनिटी इज स्ट्रेंथ और एस्पेरिटी कॉक्स प्रिंसिपल। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? जब हम यूनिटी में काम करते हैं तो मेंबर्स में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उसमें उनमें क्या डेवलप होता है? टीम स्पिरिट। दे वर्क इन अ टीम, दे वर्क एज अ टीम। नंबर 2, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। हमारे जो भी ग्रुप गोल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस करने थे तो वो उन 10 मेंबर्स ने मिलके करना था, तो दैट दे आर एबल टू अचीव, क्योंकि सब मेंबर्स ने एक दूसरे की साथ कोऑर्डिनेट किया और कोऑपरेट किया। थर्ड इज़ मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टी। पनिशमेंट का कोई यहाँ पे क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, तो देर इज़ मिनिमाइजेशन ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, यानी कि एज अ टीम वर्कर्स काम नहीं कर रहे, मैनेजर भी आई वर्ड यूज़ कर रहा है इंस्टेड ऑफ वी, तो वर्कर्स जो है बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं लाएंगे अपने में, तो दैट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? टीम गोल मे नॉट बी अचीव। जो हमारा एज अ टीम हम गोल अटेन कर रहे थे वो अब हमारा अटेन नहीं हो पाएगा। सेकेंड, नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म, यानी कि कोई वर्कर एज अ टीम काम नहीं करेगा और वो अपने पे फोकस रखेंगे। दे विल हैव देयर फोकस एज एन इंडिविजुअल एंड नॉट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये तो जो हैं ये हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एस्पेरिटी कॉर्प्स। थैंक यू।